मेरा नाम आशुतोष है। ये घटना 2010 की है, जब मैं और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त, हम 4 लोग मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। तभी ही मेरे एक दोस्त ने कहा, यार घूमने जा ही रहे हैं तो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कुछ अच्छी सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। हम लोगों को फिर साउथ में एक जगह के बारे में पता चला जो जगह हॉन्टेड थी। मेरे तीनों दोस्तों ने कहा कि यार इसी जगह पर चलते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। हालांकि मैंने मना भी किया क्योंकि मुझे भूत और ये सब से पहले से बहुत डर लगता है, लेकिन वो लोग माने नहीं। कहने लगे कि जब हम लोग उस जगह पर जाएंगे तो तू कोई दूसरी जगह एक्सप्लोर कर लेना। इस पर मैं भी मान गया। दरअसल वो जो जगह थी वो मेरे एक दोस्त के नेटिव प्लेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी, इसीलिए सभी लोगों ने उसी जगह को चुना कि वहाँ जा रहे हैं तो इसके घर भी रुकने को मिल जाएगा हमें, और साथ ही साथ हमें वो भूतिया जगह एक्सप्लोर करने के लिए भी मिल जाएगा। वहाँ घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह थी। हम लोगों ने सफ़र रात के समय शुरू किया। हम बाई रोड जा रहे थे, 4 लोग थे। हमें पता था कि 10 से 12 घंटा लगेगा। जब हम रात के कुछ 10 बजे निकले तो हम लोगों ने पहला हॉल्ट 1:15 बजे लिया। जिस जगह पर हम लोगों ने हॉल्ट लिया उस जगह पर हमें कुछ लोग मिले जो उसी तरफ जा रहे थे। ऐसी ही बातों बातों में वो लोगों ने जगह का नाम पूछा। हम लोगों ने जब बताया तो वो लोग कहने लगे कि हम भी वहीं चल रहे हैं, दोनों गाड़ी एक साथ में ही जाएगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। रास्ते में वो लोग दोस्त बन गए और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे आपस में। उनमें से एक कहने लगा कि वहाँ पर बहुत सारी भूतिया घटनाएं हुई है। एक घटना वो बता रहा था कि शाम के समय वहाँ पर 2 बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने पेड़ पर 2 कौवों को देखा। वो कौवे आराम से बैठे हुए थे और फिर एकदम से चिल्लाने लगे और चिल्लाते चिल्लाते दोनों ही नीचे ज़मीन पर गिरे। जब नीचे वो दोनों ज़मीन पर गिरने के बाद एक पत्थर से टकराए तो दोनों कौवे के शरीर में से खून निकलने लगा। हालांकि किसी भी पंछी को बहुत रेयर ऐसा देखा गया कि ज़मीन पे गिरने के बाद उनके शरीर में से खून निकला है। वो 2 बच्चे इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। तब तक लोग यही मान रहे थे कि वो 2 बच्चे डर के मारे बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो 2 बच्चों के शरीर के ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है। फिर उसके बाद वो दोनों ही बच्चों का कई दिनों तक के इलाज चलता रहा। झाड़ फूँक किया गया, किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया, कोई आघोरी के पास ले जाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें और ज़्यादा उनमें बढ़ती चली गई। और फिर एक दिन बताते हैं कि वो दोनों बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये घटना जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यार ऐसा भी होता है, वो भी आज के ज़माने में। वो लोग कहने लगे कि अभी आप लोग जा ही रहे हो तो अच्छे से एक्सप्लोर करना, बोल के हंसने लगे। मैंने कहा कि आप लोग भी तो वहीं जा रहे हो ना। वो लोग कहने लगे कि हाँ जा तो वहीं रहे हैं, लेकिन उस भूतिया जगह पर हम नहीं जा रहे। मैंने अपने दोस्तों को देखा और उनसे कहने लगा, यार ऐसी जगह जाना ही क्यों जहाँ पर जान का खतरा हो, हम भी वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन वो लोग मेरी बात मानने से इनकार कर दिए। कहने लगे तू नहीं आ रहा है ना, बस हम लोग को जाना है, हमको जाने दे। हम लोग उसके बाद वहाँ से उस जगह के लिए निकल पड़े। सुबह में कुछ 12 बजे के आसपास हम लोग उस जगह पर पहुँच चुके थे। सीधा मेरे दोस्त के घर पर गए। वहाँ जाकर हम लोग फ्रेश हुए और थकान बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए वो दिन घूमने का प्लान ड्रॉप कर दिए और फिर उसी के आंगन में आसपास छोटी मोटी जगह घूमकर घर पर आए। और घर आने के बाद आराम से खाना खाकर ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। हम सभी लोगों को सिगरेट पीने की आदत थी। ऊपर सिगरेट पी रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी ही मेरे दोस्त के कुछ दूर के रिश्तेदार भी वहाँ पर पहुँचे। जब उन्हें पता चला कि हमारा दोस्त उनके घर गया हुआ है, सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। रात हुई, हम सब सो गए। अगली सुबह उठकर सबसे पहले हमें एक जगह पर जाना था घूमने के लिए। उसी जगह के लिए हम सब निकल गए। हमें लौटने में शाम के 5:30-6 बज चुके थे कि तभी मेरे बाकी के 3 दोस्त बोले, यार वो जो भूतिया जगह जाना था हमें, वो कब जाएंगे। मैंने उनकी शक्ल देखा और कहने लगा कि जाने दो, कल चले जाना। लेकिन वो लोग कहने लगे कि हमारे पास दिन कम है, अभी बहुत सारी जगह घूमना है
और वैसे भी भूतिया जगह को एक्सप्लोर करने का मज़ा रात में ही आता है। मैंने कहा तो? वो लोग कहने लगे कि सूरज अभी कुछ ही पल में डूब जाएगा, तब तक हम लोग भी उसी भूतिया जगह पर पहुंच चुके रहेंगे। हम लोग उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर देंगे और फिर हम लोग तुझे रात में घर पे मिलते हैं। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूं, दोस्तों के आगे मजबूर था। मैंने कहा कि ठीक है, काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ, तुम लोगों को अकेले छोड़कर जाने का दिल नहीं है। वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि दिल नहीं है कि तुझे भी जानना है भूत होते हैं या नहीं। मैं मुस्कुराया और उनके साथ हो लिया। हम लोग कुछ 7:30 बजे के आसपास ठीक उस जगह पर पहुंचे जिसके बारे में कई सारी घटनाएं हमने सुन रखी थी। एक बात दोस्तों और आप लोगों को बता दूं कि जब पिछली रात में मेरे दोस्त के घर वाले भी सब बैठे हुए थे हमारे साथ, तो वो लोगों के भी मुंह से 1-2 घटना हम लोगों ने सुनी थी, भूतिया घटना उसी जगह के बारे में जहां पर आज हम लोग जा रहे थे। जब हम लोग उस जगह पर पहुंचे तो बहुत अजीब सी वीरान जगह थी, आसपास कोई ना था। मैंने मेरे दोस्त से कहा, यार ये जगह ही इतनी डरावनी है, यहाँ पर भूत भले ही ना हो, मैं तो देख के ही मर जाऊंगा डर से। वो तीनों ही मेरी बात सुनकर हंसने लगे। हम लोग उस जगह के पास देख रहे थे कि क्या है यहाँ पर। एक टूटा फूटा घर, उसके सामने छोटा सा तालाब, बहुत बड़ा आंगन जैसा एरिया था जिसमें जंगली झाड़ियाँ उग चुकी थी और बाकी हर जगह मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा था जिस पर भी जंगली झाड़ियाँ थी। थोड़ी ही दूरी पर कुछ बिल्डिंग जैसा टूटा फूटा दिख रहा था, पता नहीं वो क्या चीज़ थी। उसके बाद में कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये हॉस्पिटल था, कुछ लोग कह रहे थे कि ये स्कूल था। सच्चाई क्या थी शायद ही मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई जानता होगा। मैंने मेरे दोस्तों से कहा, हम यहाँ पर भूत को ढूंढेंगे कहाँ? तब वो कहने लगा कि यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है जो भी यहाँ से गुजरता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसे आत्मा अपने होने का एहसास करवा ही देती है। मैंने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमें करना क्या है? एक दोस्त कहने लगा कि 4 लोग हैं, चारों ही स्प्लिट हो जाते हैं, यानी 4 के 4 अलग अलग जगह पर जाते हैं। वो एक तालाब के पास जाएगा, एक वो उसी जंगली इलाके में चला जाएगा, एक कहने लगा कि मैं उस टूटी फूटी बिल्डिंग में चला जाऊंगा। मैंने उन लोगों की बात सुनकर जोर से चिल्लाया। मैं कहने लगा, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, जिसको भी जाना है सब एक साथ जाएंगे। तभी मेरा एक दोस्त हंसने लगा और कहने लगा कि ठीक है, चल सब साथ में चलते हैं। हम लोग सबसे पहले तालाब के पास गए। वहां जाकर देखा तो हमें ना ही तो कुछ दिखाई दिया ना ही कुछ महसूस हुआ। उसके बाद हम लोग उस घर की ओर गए। जब घर की ओर गए तभी हमें जलने की बू आने लगी। मैंने कहा, यार जलने की बू आ रही है। मेरे दोस्तों ने कहा कि हाँ, यहाँ कहीं आसपास हो सकता है कोई आग जलाकर बैठा होगा, लेकिन ना ही तो आग दिख रही थी और ना ही लोग दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम लोग उस घर में चले गए। घर में भी अच्छे से देखा लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ पे लगभग 2 घंटा हम लोगों ने बिताया, लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो मैंने ही अपने दोस्तों से कहा, यार मैं थक गया, यहाँ पर पिछले 2 घंटे से हम यहीं घूम रहे हैं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही तो कुछ मिल रहा है, चलो अब घर चलते हैं। मेरा इतना कहना था कि मेरा दोस्त कहने लगा, यार 1-2 मिनट और रुकते ना। मैं हंसने लगा, कहने लगा 2 मिनट में और क्या हो जाएगा, चल यार। और उसको जिद करके मैं गाड़ी के पास लेकर आया। हम सब गाड़ी में बैठे और घर पर आ गए। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने ये सारी बात अपने घर पर उसके एक कजिन भाई को बताई। उसका कजिन भाई सुनकर कहने लगा कि यार जो होता है अच्छा होता है, अच्छा हुआ तुम लोगों को वहाँ कुछ नहीं दिखा, अगर दिख जाता तो शायद तुम लोग आज यहाँ पर अच्छे से नहीं बैठे होते। बस उसका इतना कहना था कि उसने जिद पकड़ लिया। कहने लगा कि अब बाकी के जो भी दिन बचे हैं हम रोज़ उसी भूतिया जगह पर जाएंगे जब तक हम भूत को देख ना ले या महसूस ना कर ले। उसके भाई ने भी हामी भर दी और फिर अगले दिन शाम के समय ये सभी लोग उसी भूतिया जगह पर निकलने के लिए रेडी हो गए। इस बार मुझसे भी कहने लगे, मैंने मना कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि भूत अगर होगा भी तो मुझे डर लगता है, और नहीं है तो ये लोग वहाँ पर जाकर टाइम पास करते हैं, मैं पक जाता हूँ, इसीलिए मैं घर पर ही रुक गया। ये लोग शाम में कुछ 6 बजे के आसपास निकले थे। रात में जब 11:30 बजे आए तो उनमें से मेरा एक जो दोस्त था
वो बेहोश था। उसे ये लोग गोद में उठा कर लाए थे और वो पूरा पानी में गीला था। मैंने जब उसकी ये हालत देखी तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि क्या हो गया इसको, और उसके भी घर वाले परेशान हो गए। वो लोगों ने घर पे नहीं बताया था कि वो लोग भूतिया जगह पर जा रहे हैं। वो लोगों ने इतना कहा कि अरे चलते चलते इसका पैर फिसल गया और ये पानी में गिर गया। क्या हुआ था ये बात तो मुझे बहुत बाद में पता चली। दोस्तों, उसके बाद रात के समय मेरे दोस्त को जब होश आया तब वो नींद से उठकर कुछ अजीब ही भाषा में बड़बड़ाने लगा। हमारे तो समझ के बाहर था। मेरे दोस्त को दूसरी भाषा आ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी दूसरी जगह पर रहने के लिए गया ही नहीं था। बात करते करते फिर वो अचानक से साउथ इंडियन भाषा में कुछ बोलने लगा। मैंने मेरे दोस्त को बुलाया कि देखिए कुछ बोल रहा है। उसने अपने कजिन भाई को बुलाया। जब ध्यान से सुने तो वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उसे पकड़ा ही कौन था और कहाँ जाना चाह रहा था। हमने तभी ही उसके घर वालों को सारी बात बताई, यानी कि मेरे जो दोस्त के घर वाले थे। तो उसका एक कजिन मामा था, वो रातों रात हमारे उस घर पर आया और आकर देखा तो उसने सबको बहुत डांटा। कहने लगा तुम लोग उसी भूतिया जगह पर गए थे ना, सच बोलना, वरना तुम लोग अपना ये दोस्त हमेशा के लिए खो दोगे। ये सुनकर तो सब डर गए और सबसे ज़्यादा मैंने तुरंत कहा कि हाँ ये लोग वहीं गए थे। वो सभी लोग मुझे गुस्से में देखने लगे। फिर वो तुरंत बाहर कहीं भागा और एक पुजारी जी को अपने साथ लेकर आया। पुजारी जी ने बड़े बड़े कुछ पत्ते लेकर आए हुए थे केले के। उसके बाद उसका उतारा किए, झाड़ फूक किए, पता नहीं क्या, और वो ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा उस जगह पर मत जाना। दोबारा वैसे भी कोई पागल था जो जाएगा। मैंने तो पहले ही सोच कर रखा था कि मुझे नहीं जाना है। मैंने अगले दिन उन लोगों से इसके बारे में बहुत पूछा लेकिन उन लोगों ने बताया ही नहीं। और फिर उसके अगले दिन हम लोग वहाँ से निकल पड़े। जब रास्ते में हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ता पार किए तब मेरे दोस्त ने बताया कि जब हम लोग उस तालाब के पास गए तो अचानक से इसका पैर फिसल गया और ये उस तालाब में गिर पड़ा। तालाब का पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं था, सिर्फ कमर तक के था, लेकिन ये अंदर डूबता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इसके पैर पकड़कर इसे खींच रहा है। हम लोग जब बचाने के लिए तालाब में कूद गए इसे बाहर निकालने के लिए, तब हमें भी ये लगने लगा कि किसी ने हमें भी पकड़ कर रखा है। हम लोगों ने जी जान की ताकत लगाई बाहर निकलने, लेकिन हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारी सांसें रोक लिया है। फिर उसने बताया कि जो कजिन भाई उसका उन लोगों के साथ गया था वो वहाँ पर ही खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तब शायद वो बुरी शक्तियों ने उन लोगों का हाथ पैर जो भी पकड़ा था वो छोड़ दिया और वो लोग आसानी से उस तालाब के बाहर निकल गए। मैंने जब ये बात सुनी तब मैं भगवान को मन ही मन धन्यवाद कहने लगा कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया, मैं जाता तो डर के मारे मर ही जाता। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी आप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी सोनू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानी शेयर कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को अपनी घटना बताने जा रहा हूँ ये मेरे और मेरे मामा के साथ घटी थी। मेरे मामा का खुद का गोडाउन है और वहाँ से माल लोडिंग अनलोडिंग होता है। लकड़े खास करके मेरे मामा के गोडाउन से जाते हैं और काफ़ी दूर दूर भी वो लकड़े भेजते हैं। एक शाम की बात है कि मेरे मामा का मेरे घर पर कॉल आया। कॉल पर वो कहने लगे कि सोनू घर पर है क्या। मम्मी ने कहा कि हाँ वो घर पर ही है। मेरे मामा कहने लगे कि आज माल की डिलीवरी देने जाना है और कोई भी ड्राइवर नहीं है, तो इसीलिए मैं खुद ही जा रहा हूँ। अगर सोनू फ्री है तो उसे भेज दो, मुझे भी एक साथ हो जाएगा, क्योंकि हमको डिलीवरी देने के लिए काफ़ी दूर जाना था। मामा अकेले जाने से थोड़ा घबराते थे। मामा की एज भी काफ़ी ज़्यादा थी, वो ऑलमोस्ट 53 ईयर्स के थे। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि तेरे मामा का कॉल आया था और तुझे जाना है। मैं तो तैयार हो गया। मैं तुरंत गोडाउन पहुंचा। शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे थे। मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो मामा कहने लगे कि बस ये ट्रक लोड हो जाए हम निकल जाएंगे। मैंने मामा से कहा कि मामा हमें जिस जगह जाना है वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा।
मामा कहने लगे कि अगली रात भी हो सकती है या फिर पूरे 48 घंटे भी लग सकते हैं। मैंने मामा से कहा कि मामा इतना समय बहुत दूर जाना है क्या? वो कहने लगे कि हाँ, काफ़ी दूर जाना है। मैं इंतज़ार करने लगा, लेकिन ट्रक को लोड होने में रात के 11 बज गए थे। धीरे धीरे माल लोड हो रहा था, समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं मामा से कहने लगा कि मामा घर पर जाकर खाना खा के आता हूँ। वो कहने लगे नहीं, घर पर मत जा, हम निकलते हैं, रास्ते में कहीं खा लेंगे। मैंने भी हाँ कर दी और फिर हम कुछ 11:30 बजे के आसपास ट्रक लेकर निकल गए। रात में 1:30 बजे मैंने मामा से कहा कि कहीं ट्रक रुकाओ, भूख लग रही है। एक जगह पर मामा ने ट्रक रोकी, फिर हमने खाना खाया और खाना खाकर दोबारा ट्रक लेकर निकल पड़े। रात के कुछ 3 बज रहे होंगे कि हमारी ट्रक एक जगह पर रुकी। इसलिए रुके क्योंकि ट्रक चलते चलते बंद पड़ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद डीजल ख़त्म हो गया या पता नहीं क्या बात है। मामा को भी समझ में नहीं आ रहा था। मामा मुझसे कहने लगे कि डीजल तो पूरा है, लेकिन पता नहीं ट्रक को क्या हो गया। हम उतर कर ट्रक देखने लगे। समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी। बिल्कुल ही रास्ता सुनसान था, कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। बस पास में से तेज गति से गुजरती हुई गाड़ियों के अलावा वहां पर एक कुत्ता तक नहीं था। रास्ते के दोनों ओर जंगल ही था। मैंने मामा से कहा कि मामा, कोई दूसरे रास्ते से चलते तो अच्छा होता, यहाँ तो आसपास जंगल ही जंगल है। वो कहने लगे कि हमें जिस जगह जाना है उस जगह का ये ही एक रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है जो सिटी से होकर गुजरता है। वो रास्ते पर जाना मतलब बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स और काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी, इसलिए यही रास्ता अच्छा था, तो मैंने इसी रास्ते पर ले लिया। अब सवाल ये था कि इतनी रात में हम वहाँ पर मैकेनिक कहाँ ढूंढते। मैं मामा से कहने लगा कि मामा एक काम करो, आप ट्रक के ही पास रुको, मैं जाकर कोई मैकेनिक ढूंढता हूँ। तो मुझे देखकर कहने लगे कि तू कहाँ जाएगा, ट्रक में बैठ, मुझे एक 10 मिनट दे, मैं किसी से लिफ्ट मांग कर जाता हूँ। मैं ट्रक में चढ़कर बैठ गया और मामा बाहर खड़े होकर गाड़ियों को हाथ दिखाने लगे, लेकिन एक भी गाड़ी लिफ्ट देने को तैयार नहीं थी। अचानक मेरी नज़र उस जंगल में एक आदमी पर पड़ी जिसने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ था और उसके हाथ में कुछ था जो दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा था बराबर। मैंने मामा को आवाज़ लगाई कि वहाँ पर कोई है जंगल में। मामा कहने लगे जंगल में किधर? मैंने कहा वहाँ नीचे की ओर देखो, कोई दिख रहा है। मामा दौड़ते हुए आए और टॉर्च जलाकर देखने लगे तो वहाँ सच में कोई था। मामा ने कहा कि चल जाकर उससे बात करते हैं, हो सकता है वो आदिवासी होगा, जंगल में रहता होगा और शायद हमारी कोई मदद कर दे। मैं ट्रक से नीचे उतरा और हम दोनों ही उस आदमी के पास जा पहुँचे। जब हम उसके पास जाने लगे तब रास्ता बहुत कांटेदार दरख्तों से घिरा हुआ था, बहुत संभाल संभाल के हमें जाना पड़ रहा था। उसके पास पहुंचने के बाद हमने उससे बात शुरू की, लेकिन वो हमें देखकर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। दिखने में तो सीधा साधा इंसान लग रहा था। उसके कुछ ही देर के बाद हमें जंगल के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसा कि मानो कोई फंक्शन चल रहा हो, कोई पार्टी चल रही हो। मामा ने उससे पूछा कि अंदर और भी लोग हैं क्या? उसने सिर्फ हमें देखा और हाँ में मुंडी हिलाया। मामा ने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, शायद अंदर कोई छोटी मोटी बस्ती हो या कोई गांव हो सकता है, हमें वहाँ से मदद मिल जाए। जिस जगह से वो आवाज़ें आ रही थी हम वो आवाज़ों का पीछा करने लगे और फिर हम एक जगह पर जाकर रुक गए क्योंकि वो आवाज़ों का आना अब बंद हो चुका था। मामा मुझे देखकर कहने लगे कि आवाज़ें तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा मामा, और आवाज़ें आना भी बंद हो गई, अब हम ढूंढेंगे कहाँ किसी को? मामा कहने लगे कि आसपास अच्छे से देख, शायद कोई दिख जाए। जब हमने बहुत गौर से देखा तो थोड़ी सी दूरी पर हमें कुछ जलता हुआ नज़र आया। वो लाइट थी या आग थी पता नहीं। हम उसी के पीछे पीछे चले गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। देखकर साफ समझ में आ रहा था कि शायद किसी की शादी है। जब वहाँ पर पहुँचे तो 4-5 ही लोग बाहर दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा मामा, अगर शादी है तो यहाँ पर कोई है क्यों नहीं?
ना ही तो कोई घर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई आदमी ये 4-5 लोगों को छोड़कर। मामा ने कहा कि चलकर उनसे ही पूछते हैं। हम उनके पास गए और जाकर उनसे पूछने लगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या। लेकिन इस पर वो लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हमें ऐसा घूर रहे थे जैसा कि हमें कच्चा चबा जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम लोग उनके बीच में जाकर या उनके फंक्शन में जाकर उनसे मदद मांग रहे हैं। मामा ने दूसरी बार भी पूछा, फिर भी उनका कोई जवाब नहीं था। एक आदमी दूर से कहीं चलता हुआ आया। वो हमें देखकर कहने लगा, क्या तू हमें देख सकता है? मैंने उसकी शक्ल देखा। मैंने कहा कि हाँ, हम लोग आपको देख सकते हैं। क्यों, क्या बात है? वो कहने लगा, कुछ नहीं। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जाड़ी और डरावनी थी। आवाज़ में एक ईकोपन था, यानी कि वो जब हमसे बात कर रहा था तो उसकी आवाज़ ईको होके हमें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ी में से आवाज़ गूंज कर हमें सुनाई दे रही हो, और काफ़ी अजीब सा बर्ताव कर रहा था। दिखने में तो सभी सादे नॉर्मल आदमी नज़र आ रहे थे। फिर मामा ने कहा कि हमारी ट्रक खराब हो गई है। हमने 2 लोगों से बात की, लेकिन किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जहाँ हमारी ट्रक खराब हुई वहाँ पर भी एक आदमी मिला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो कहने लगा, ट्रक कहाँ खड़ी है? हम लोगों ने उसे बताया। वो कहने लगा कि जाओ, तुम्हारी ट्रक बन जाएगी। हमने कहा कि बन जाएगी, लेकिन कोई मैकेनिक तो दो। वो कहने लगा, चले जाओ, तुम्हारी ट्रक बन चुकी है। हमें तो वो आदमी पागल लग रहा था। हम वहीं पर खड़े होकर और किसी से मदद क्या मांगते, क्योंकि कोई सही मुंह बात ही नहीं कर रहा था। मेरे मामा ने कहा कि चल, ट्रक के पास चलते हैं और हाईवे पर ही किसी से लिफ्ट लेंगे। लगता नहीं कि ये लोग हमारी मदद करेंगे। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने मामा को कहा कि हाँ, चलते हैं। हम दोनों ही वहाँ से निकलकर ट्रक के पास आ गए। जब हम ट्रक के पास आए तो रास्ते में वो आदमी हमें अब भी मिला जो हमें जाते समय मिला था। मामा ने इस बार फिर उससे बात की कि हमें कोई मैकेनिक चाहिए, मिल जाएगा क्या? वो हमारी ओर देखा, कहने लगा, एक बार तुम लोगों को बोले तो समझ में नहीं आई बात, ट्रक बन गई है। उसकी भी ये बात सुनकर हमें लगा कि ये भी पागल है। लेकिन एक अचंभे की बात ये थी कि जिससे हम लोगों ने पूछे थे वो तो काफ़ी दूर था, तो इस आदमी को कैसे पता कि उसने हमें ये बात कही है। हम ट्रक के पास आए और मामा ट्रक में बिना चढ़े ही फिर से रोड पर खड़े हो गए लिफ्ट मांगने के लिए। मैं ट्रक में जाकर बैठ गया। 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद जब मामा को लिफ्ट नहीं मिली तो मैंने आवाज़ दिया, मामा, एक बार आकर आप ट्रक तो चालू करके देखो। वो मुझे देखकर बाहर से मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तू भी क्या पागल है। मैंने उन्हें इशारा किया, अरे आओ तो सही। जिद करके उन्हें अंदर बुलाया। जब मामा अंदर आए और ट्रक चालू किए तब सच में ट्रक चालू हो गई। हम ये देखकर दंग रह गए कि ट्रक अपने आप कैसे चालू हुई। हम वहाँ से तो निकल गए, लेकिन कुछ समय के बाद हमने जब इस बारे में पता किया तो एक मौलवी साहब ने कहा कि जो तुम्हें मिले थे वो जिन थे। वहाँ पर जिन्नातों की शादी थी और तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि वो अच्छे जिन थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर हमने बताया कि हमारी ट्रक भी बन गई, जिस पर उन्होंने कहा कि जिन के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ घटी एक सच्ची घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी प्रताप सिंह ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हम 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बीकापुर है। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह है और मैं अभी अयोध्या में पढ़ता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया था। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। फिर अचानक नींद खुल गई
तो उसने देखा कि बस में कोई न था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके और दोस्तों भी थे जो कि बस में ही थे। ये सब देखकर डर के मारे वो ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैं आगे की घटना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताता हूँ। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी हुई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। और अचानक से नींद से एकदम जाग गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भरी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और कहा कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में बस चलने लगी और फिर कुछ ही समय में शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए चले गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने का प्लान बनाए हुए थे। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है। जब सबने देखा तो कहने लगे कि वो शायद औरत खड़ी है। विजय और रवि भी देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और कहने लगे कि यार तू पागल हो गया है, इस घने जंगल में कौन औरत आ सकती है, वो भी इतनी रात में, तेरा कोई भ्रम होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसीलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमा रही थी तो उसने सामने से कोई 2-3 आदमी को आते हुए देखा। उसके हाथ में धारदार हथियार थे। ये देखकर प्रिया डर गई और दौड़ के तंबू के अंदर चले गई। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखरटी टॉर्च से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगा कि कोई 2-4 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। बस फिर क्या था, वो सभी लोग जान चुके थे कि अब हमें अपनी जान का खतरा है और यहाँ से सामान लेकर भाग जाने में ही हमारी भलाई है। फिर भी कुछ समय उन्होंने वहाँ पर रुकना ही ठीक समझा। इतनी जल्दी वहाँ से सारा सामान उठाकर भाग जाना आसान नहीं था। ये सब देखकर वो बहुत डर गए थे। तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगे और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। जितना सामान बटोर सकते थे बस उतना ही बटोरा। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ गए। प्रिया देख ही रही थी कि उनके हाथ, पैर और शरीर आम आदमी जैसा बिल्कुल नहीं था। वो सब एक जगह पर बैठे हुए थे और कुछ तांत्रिक विधियाँ शुरू करने लगे। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगलियों को काटने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट गई। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पर पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा की। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर भागते हुए आए। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे। विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि
और विजय का कोई पता ही नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें की तो उन लोगों ने कहा उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी ज़िंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस नहीं लौट आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अगली कहानी की ओर। अभी कुछ साल पहले की बात है कि मैं घर पर काम से रात के समय लौट रहा था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग शमशान घाट में किसी का क्रियाक्रम कर रहे थे। मैं समझ गया कि कोई तो मरा होगा, उसी वजह से शमशान घाट में लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे ज़्यादा नहीं थे, 10-12 लोग ही थे। मैं वहीं पर रुक कर देखने लगा। वैसे मैं कभी भी शमशान घाट नहीं गया, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ। तो इसीलिए मैं बाहर से देखने के बजाय अंदर चला गया। जब मैं शमशान घाट के अंदर गया तो मैंने देखा कि लोग जल्दी जल्दी अपना काम करके अपने अपने घर पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ ही समय में मैंने देखा कि लोग धीरे धीरे वहाँ से छटना शुरू हो चुके थे और अगले ही कुछ पल में सभी लोग वहाँ से निकल चुके थे। मैं वहाँ पर खड़ा था और एक आदमी खड़ा था। शायद उसी के घर का कोई रिश्तेदार होगा या फिर उसी के कोई घर वाला होगा। मैं वहीं पर खड़े होकर देखने लगा। उस दिन मुझे क्या हुआ था मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे देखने में एक अजीब सा सुकून लग रहा था। मैं शायद जानना चाहता था कि कैसे अंतिम संस्कार किए जाते हैं और क्या क्रियाक्रम होती है। मैं वहीं पर खड़ा उस आदमी को देख रहा था। फिर कुछ पल के बाद वो आदमी भी वहाँ से निकलने लगा। जब वो वहाँ से निकलने लगा तो मैं उसके पास गया और जाकर उससे पूछने लगा कि ये आपके घर में से कोई थे। उसने खाली हाँ में मुंडी हिलाया और बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया और अपने घर पर चला गया। जब मैं अपने घर पर गया तो घर पहुँचने के बाद मेरे पापा, जो कि बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने कहा, प्रदीप आज आने में इतना समय क्यों लगा दिया। मैंने बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात थी और मैं शमशान घाट में देखना चला गया। पापा ने मुझे चिल्लाया कि ऐसा अचानक से कहीं पे भी मत जाया कर, और मैंने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर खाना खाकर मैं अपने दादाजी के पास गया। दादाजी मुझे समझाने लगे कि सूरज डूबने के बाद उस रास्ते पर नहीं जाना जिस रास्ते पर शमशान घाट है। मैंने कहा, दादाजी मैं तो कई ज़माने से उसी रास्ते से आता जाता हूँ। आपने आज तक मुझे मना नहीं किया, लेकिन आज मना कर रहे हो। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि घर में जो मंदिर है तुरंत वहाँ पे चल। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, दादाजी क्या बात है। वो कहने लगे, जितना कह रहा उतना कर। मैं दादाजी के साथ मंदिर वाले कमरे में चला गया। उसके बाद उनको जो करना था उन्होंने किया। फिर मैं और दादाजी उस कमरे से बाहर आ गए। दादाजी कहने लगे कि अपना ख्याल रखा कर। मैंने भी हाँ कह दिया और उसके बाद जाकर अपने कमरे में लेट गया। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। रात में सोते हुए मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। मैं चीखते हुए नींद से उठा और उठकर अपने आसपास देखने लगा, लेकिन मेरे कमरे में मैं अकेला ही सोता था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा भी भागकर आ चुके थे। उन लोगों ने मुझे ऐसा डरा हुआ देखा तो वो लोग भी परेशान हो गए कि क्या बात थी। मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, सो जा। मैं फिर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा, अपने काम पर जाने के लिए निकल रहा था। दादाजी कहने लगे, कल रात में याद है ना मैंने क्या कहा था। मैंने कहा, हाँ दादाजी याद है। और फिर मैं अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा रास्ता मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी कि दादाजी ने ऐसा क्यों बोला, और कल शमशान पे मैंने जिसे देखा और सपना, मैं सभी चीज़ों को कनेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसा तैसा काम पर तो पहुंच गया। जब मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं वहाँ से घर के लिए लौटने लगा, तब फिर से रास्ते में वही शमशान घाट तो मिलने ही वाला था। मैं जब रास्ते से आ रहा था तब दादाजी की बातें याद आई। मैंने इसीलिए अपने कदमों को एकदम से रोक दिया।
और जो थोड़ा लॉन्ग कट वाला रास्ता था उसी से आने लगा। मैं वहाँ से आते आते काफ़ी थक भी गया था और ये सोचने लगा कि यार दादाजी की बात मानकर गलती तो नहीं कर दी। रास्ता भी लंबा है, थकान भी ज़्यादा हो गई, समय भी ज़्यादा लग गया। घर पहुँचने के बाद दादाजी मुझे देखकर कहने लगे, जो मैंने बोला था याद है ना? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ दादाजी याद है, मैं वहाँ से नहीं आया हूँ। मुझे फिर उन्होंने अपने पास बुलाया। कहने लगे कि तुझे पता है कल जब तू शमशान घाट से निकला तो तेरे साथ कुछ आत्माएं थी। मैंने कहा आत्माएं थी? मैं एकदम दंग रह गया सुनकर। दादाजी कहने लगे आत्माएं तेरे साथ घर तक नहीं आई, चिंता मत कर। कुछ आत्माएं शमशान घाट में भटकते ही रहती है। वो आत्माओं की नज़र तुझ पर पड़ी थी। मैंने इसीलिए तुझे कल तुरंत मंदिर के कमरे में ले जाने का सोचा और तुझे ले जाकर मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे भले के लिए किया। दादाजी की बात सुनकर मैं सच में दंग रह गया था। मैंने कहा दादाजी आपने ये बात कल क्यों नहीं बताई? वो कहने लगे अगर मैं तुझे कल बताता तो तू बहुत ज़्यादा डर जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि जब थोड़ा समय निकल जाएगा उसके बाद तुझे बता दूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं तुझे नहीं बताऊंगा तो तू कल फिर से उसी रास्ते से आएगा। मैंने दादाजी से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर सो गया। दोस्तों उसके बाद से मैं उस रास्ते से गुजरने में इतना ज़्यादा डरने लगा कि जिसकी हद नहीं थी। कुछ समय के बाद हमारे गांव में एक आदमी के बारे में पता चला जिसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और वो 3 दिन के अंदर मर गया। जब उसके बारे में मैंने पूछताछ की तो ये पता चला कि वो शमशान घाट गया हुआ था, शायद काला जादू कराने या पता नहीं किस काम से। और शमशान घाट में उसने क्या ऐसा देखा कि वो बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। जो रात के समय कुछ लोग जागे हुए थे उन्होंने देखा कि वो भाग रहा था और हाथ में उसके आग थी। वो आग उसे पकड़ चुकी थी या हाथ में आग की मशाल लिया था ये समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगा। कहते हैं उसकी तबीयत खराब होने के बाद वो ऐसा मरा। जब उसे शमशान घाट ले जाया गया तब बताते हैं कि कुछ 2-4 घंटे का समय लगता है सब अंतिम संस्कार करने में। शमशान घाट पहुंचने तक उसकी बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, उसमें से बदबू आ रही थी, जबकि इतनी जल्दी किसी की बॉडी नहीं सड़ती है। दोस्तों ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जिसके बाद मैं फिर कभी भी शमशान घाट वाला शॉर्टकट सूरज डूबने के बाद तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ। दोस्तों अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।